डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं और उसके अंदर यूनिट थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले 2 लेक्चर किए थे। और पहले लेक्चर में हम लोग समझे थे कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होते हैं, बेंडिंग फार्मूला क्या होते हैं। सेकेंड लेक्चर में हम लोग सेक्शन मॉडुलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग बेंडिंग फार्मूला को डेराइव करेंगे। जो मेरा बेंडिंग फार्मूला था उसका डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में बहुत बार रिपीट करते हैं। आप कंपटीशन लेवल का जब सब्जेक्टिव एग्जाम देने जाइएगा एसएससी जेईई का, या आप अपने सेमेस्टर का एग्जाम दीजिएगा, तो वहाँ पे आपको डेरिवेशन करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो हम लोग टॉपिक बनाएंगे derive the bending formula। क्या था? m बटा i इक्वल टू सिग्मा b बटा y इक्वल टू e बटा r। इसको हमको क्या करना है? डेरिवेशन करना। चलिए हम समझते हैं। मान लिया कि मेरे पास पहले से एक स्मॉल पोर्शन ऑफ बीम था। पहले से मान लेते हैं कि एक छोटा सा पोर्शन था बीम का, और इसका एक न्यूट्रल एक्सिस था। क्या था? न्यूट्रल एक्सिस था। मान लेते हैं कि ये ए बी था, ये सी डी था, न्यूट्रल एक्सिस थे। क्या थे? न्यूट्रल एन एन लिख देते हैं, न्यूट्रल एक्सिस थे। थोड़ा देर के लिए अभी हम मान लेते हैं कि जब हम कोई बेंडिंग नहीं हुआ था, हम छोटा सा एक स्मॉल पोर्शन, हम लेयर मान लेते हैं, और इसका यहां से दूरी न्यूट्रल एक्सिस है y मान ले तो कोई दिक्कत, और इस लेयर का नाम EF मान लिया जाए। अभी आप देखिएगा कि जितना AB का लेंथ है उतना ही NN का लेंथ होगा, उतना ही EF का लेंथ होगा, उतना ही CD का लेंथ होगा। मान लिया गया। और इस स्मॉल पोर्शन को हम लोग तो नाम देते हैं कितना? DX। छोटे से लेंथ का स्मॉल पोर्शन है। लेकिन जब हम लोड लगाएंगे और जब बेंड कर जाएगा, इस प्रकार से कहानी आ जाएंगे। वही जो पोर्शन था इस प्रकार से बेंड कर जाएगा। थोड़ा सा हम इसको और बड़ा कर दें। ये बेंड करके बनेगा कैसे? ये इस प्रकार से बेंडिंग होगा। बेंडिंग होने के बाद ये जो ए बी होगा, ए डैश बी डैश होगा, इसका लेंथ घट जाएगा। सी डी जो होगा, सी डैश डी डैश होगा, इसका भी लेंथ बढ़ जाएगा। इसका लेंथ बढ़ जाएगा, इसका लेंथ घट जाएगा। लेकिन जो न्यूट्रल एक्सिस होते हैं, हम जानते हैं कि ना ही उसमें कोई टेंशन होता है ना ही कोई कंप्रेशन होता है। तो न्यूट्रल एक्सिस जितना था उतना ही रहेगा। ये चीज तो आप जानते हैं, न्यूट्रल एक्सिस जितना था उतना ही रहेगा। ये जो लेयर था, हम लोग लेयर माने थे, ये न्यूट्रल एक्सिस से नीचे है। इसका मतलब इसका लेंथ भी क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। ये लेंथ क्या होंगे? इंक्रीज कर जाएंगे। और ये ई डैश एफ डैश हो जाएगा। और ये दूरी कितना है? y है। जब ये बेंडिंग किया होगा, जब ये मुड़ा होगा, तो इसका अपना एक सेंटर होगा जिसके बाद ये मुड़ रहा होगा।
आर्क के रूप में। इस सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस की दूरी को हम लोग r मान लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लिया कि स्मॉल पोर्शन ऑफ बीम जिसका लेंथ dx है वह सिंपल बेंडिंग एक्शन के अंदर सब्जेक्टेड है, जिसके कारण बिफोर बेंडिंग सभी लेयर का लेंथ सेम था, लेकिन जब बेंडिंग होता है तो लेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। मानने में क्या जा रहा है, मान सकते हैं। अब हम डेरिवेशन इसको कर रहे हैं। ये डेरिवेशन 2 स्टेप में होंगे। पहला स्टेप में आधा प्रूफ होगा, फिर सेकेंड स्टेप में हाफ प्रूफ होंगे। ध्यान देंगे, लिखेंगे वी कंसीडर ए स्मॉल portion of beam which length dx subjected to simple bending। shown in figure। आप फिगर में देख सकते हैं। लेट m इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट। m क्या है मेरा, बेंडिंग मोमेंट है। सिग्मा b इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस, ये चीज तो जाना हुआ चीज है। E इक्वल टू यंग्स मॉडुलस R इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, R इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम बता दें उस पिछले क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। y क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से जो लेयर को हमको स्ट्रेस निकालना है उसकी दूरी है। न्यूट्रल एक्सिस से दूरी का y है। y का मैक्सिमम मान यहाँ पे हो सकता है, नहीं तो y का मैक्सिमम यहाँ पे हो सकता है। यानी y क्या है, जिस लेयर पर हमको स्ट्रेस निकालना है उसका दूरी कहाँ से है, न्यूट्रल एक्सिस से। तो y लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ लेयर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिएगा बिफोर बेंडिंग यानी बेंडिंग के पहले। नाउ बिफोर बेंडिंग the length of layer EF equal to AB equal to neutral axis equal to CD equal to यानी सभी का लेंथ क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी बेंडिंग के पहले जितना लेंथ AB होगा उतना ही NN' होगा, न्यूट्रल एक्सिस होगा, CD होगा, हर एक लेयर का बात सेम होगा। लेकिन जब बेंडिंग हो जाएगा तो इसका लेंथ छोटा हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस के लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं होंगे, इसका लेयर बड़ा होता जाएगा। एंड आफ्टर बेंडिंग, आफ्टर बेंडिंग, बेंडिंग होने के बाद बताइए ये आर्क बन जाएंगे। और मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल जो बना इसके द्वारा टिल्ट किया गया एंगल कितना, थीटा। आफ्टर बेंडिंग लेंथ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस का लेंथ एन एन के बराबर कितना होगा, हम पढ़ के आते हैं। जो आर्क का
यानी चाप का लंबाई होता है और रेडियस गुने थीटा होते हैं। तो रेडियस कितना है आर, एंगल कितना बनाया थीटा, एंड लेंथ ऑफ लेयर ई डैश एफ डैश। ये जो लेयर है ई डैश एफ डैश का कितना होगा, रेडियस अब कितना होगा आर प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा थीटा। क्या किए बाबू, कुछ नहीं, ये काम किए कि बेंडिंग के पहले का लेंथ हम निकाल लिए, बेंडिंग के बाद देखिए एन से एन चाप की लंबाई है और चाप की लंबाई का फॉर्मूला जानते हैं रेडियस गुने थीटा यानी आर गुने थीटा। फिर ये भी तो एक चाप बन गया, इसका रेडियस कितना हो जाएगा आर प्लस वाई गुने थीटा, आर प्लस वाई गुने थीटा। नाउ अब देखना है न्यूट्रल एक्सिस का लेंथ बेंडिंग में बढ़ता है क्या, नहीं, जितना पहले था उतना ही बात था। नाउ लेंथ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टू लेंथ ऑफ लेयर ई एफ बिफोर बेंडिंग, यानी बेंडिंग के पहले कि जो न्यूट्रल एक्सिस का लेंथ था वह ई एफ के बराबर था, यानी हम लिख सकते हैं कि जो बेंडिंग के पहले ई एफ था वह भी कितने के बराबर होगा आर इंटू थीटा के। क्या लिख दिए, हम जानते हैं कि एन एन किसके बराबर है, न्यूट्रल एक्सिस आर इंटू थीटा के, और बेंडिंग के पहले न्यूट्रल एक्सिस किसके बराबर थे, ई एफ के बराबर थे। तो हम जानते हैं कि बेंडिंग में ये दोनों क्या थे, सेम थे बेंडिंग के पहले, तो जितना न्यूट्रल एक्सिस होगा उतना ही तो ई एफ होगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चेंज इन लेंथ ऑफ लेयर ई एफ लेंथ कितना बढ़ा है बाबू, पहले कितना था, बाद का चेंज इन लेंथ यानी फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ कितना था, देखो आर प्लस वाई इंटू थीटा, आर प्लस वाई इंटू थीटा माइनस आर थीटा प्लस वाई थीटा माइनस आर थीटा कैंसिल हो जाएंगे, चेंज लेंथ कितना आएगा वाई थीटा। चेंज आया कि जो इसका लेंथ था ई एफ बेंडिंग के पहले और बेंडिंग के बाद कितना चेंज किया, वाई थीटा। अब हम पढ़ के आते हैं कि स्ट्रेन बराबर क्या होता है। वी नो दैट strain in layer EF, स्ट्रेन बराबर क्या होता है, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। क्या होते हैं, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है बाबू, वाई थीटा, कितना है वाई थीटा, और ओरिजिनल लेंथ कितना है आर थीटा। ओरिजिनल लेंथ तो यही था ना, ई एफ का लेंथ कितना था आर थीटा। चलिए इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं इधर। देखेंगे तो स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ, यानी चेंज इन लेंथ ई डैश एफ डैश माइनस ई एफ, अब बाटा क्या ओरिजिनल लेंथ ई एफ।
तो वाई थीटा बटा आर थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल किया, स्ट्रेन बराबर वाई बटा आर, स्ट्रेन बराबर क्या हो गया, वाई बटा आर। हम ये भी जानते हैं, वी ऑल्सो नो डैट स्ट्रेस बराबर क्या पर क्या है, ई गुना स्ट्रेन, कहाँ से, हुक्स लॉ से। स्ट्रेस बराबर क्या पर क्या है, ई गुना स्ट्रेन, कहाँ से, हुक्स लॉ से। तो स्ट्रेस क्या है, यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस है सिग्मा बी, ई और स्ट्रेन में क्या लिख सकते हैं, वाई बटा आर। इसको हम थोड़ा सा वाई को इधर भेज देते, सिग्मा बी बटा वाई इक्वल टू ई बटा आर लिख सकते हैं ना, यानी डेरिवेशन का आधा पार्ट कंप्लीट हो गया, डेरिवेशन का आधा पार्ट कंप्लीट हो गया। इक्वेशन फर्स्ट मान के चलिए, डेरिवेशन का आधा पार्ट मेरा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गए हैं, आधा पार्ट और बाकी है जिसमें m बटा आई प्रूव करना है। चलिए इसको हम इरेज करेंगे, यहाँ तक आप नोट करके रखिए, फिर हम आधे पार्ट को करते हैं, फिर एक और फिगर हमको बनाना पड़ेगा, कंप्लीट कीजिए यहाँ तक। अब हमको इसके आगे वाले पार्ट को डिराइव करना है, और आगे वाले पार्ट को डिराइव करने के लिए हम मान लिए कि मेरे पास ये वाला इक्वेशन ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, इतना आप याद करके रखिएगा। क्या याद करके रखना है, सिग्मा बी बटा वाई इक्वल टू ई बटा आर मेरे पास पहले से आया था। वो बीम का सेक्शन हम क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बना ले, कोई दिक्कत है। ये उसका न्यूट्रल एक्सिस था, हम उसका क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, और ये मेरा लेयर था, क्या था, वो मेरा लेयर था, और लेयर का दूरी यहां से कितना था, वाई था, कोई दिक्कत नहीं है। और यही लेयर ये न्यूट्रल एक्सिस था एन। अब हमको ये बताइए कि हमको मोमेंट निकालना है, और मोमेंट निकालने से पहले मोमेंट अब हम फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स गुने डिस्टेंस। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स गुने डिस्टेंस। तो अगर इस लेयर के ऊपर हमको फोर्स मालूम चल जाए और इस वाई से गुना कर दे तो मेरा मोमेंट निकल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगेन कंटिन्यू करेंगे, सिग्मा बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई बटा आर इंटू क्या, लिख सकते हैं ना। सिग्मा बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ई बटा आर गुने वाई। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ force acting on layer, a small layer, छोटे से लेयर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, छोटे से लेयर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इसके लिए हमको क्या करना है, डेरिवेशन करना है। अब बताइए, ये जो छोटा सा लेयर है इस पर का अगर स्ट्रेस मालूम चल जाए, क्योंकि हम फोर्स बराबर स्ट्रेस बराबर जानते थे फोर्स बटा एरिया, स्ट्रेस बराबर क्या जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स बराबर क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस गुने एरिया। फोर्स बराबर क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस गुने एरिया। अगर हम इस पर मानने वाला छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन है, इसका एरिया डीए मान ले, छोटा सा एरिया मान ले, इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, डीएफ होगा, छोटा सा फोर्स होगा। तो हम क्या माने कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉल लेयर इज इक्वल टू डीएफ इक्वल टू स्ट्रेस
और गुने डी एफ केवल के, क्योंकि छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन है, बाद में फिर इंटीग्रेशन करेंगे पूरा निकल जाएगा। स्ट्रेस का मान कितना आया देखो यहाँ पे, ई बटा आर इंटू वाई इंटू डी। ये किसका मान आया, डी एफ का। किसका मान है, डी एफ का। डी एफ बोले तो एलिमेंटल पोर्शन पर लगने वाले फोर्स। अब लेकिन हमको क्या चाहिए, मोमेंट चाहिए। तो मोमेंट ऑन ए स्मॉल पोर्शन, ए स्मॉल लेयर अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट कितना होगा। अब छोटा सा फोर्स है इसलिए छोटा सा मोमेंट मानेंगे केवल स्मॉल लेयर के लिए। तो डीएम एंड बेंडिंग मोमेंट ऑन स्मॉल पोर्शन इक्वल टू डीएफ, इस पर लगने वाला फोर्स और इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी। तो डीएफ का मान कितना है ऊपर से रख लेते हैं। डीएफ कितना है, ई बटा आर इंटू वाई इंटू डी ए इंटू फिर क्या वाई। इसको लिख सकते हैं ना, ई बटा आर वाई स्क्वायर, ई बटा आर वाई स्क्वायर इंटू डी ए। ये किसका, डीएम बराबर है, यानी बेंडिंग मोमेंट ऑन स्मॉल पोर्शन। अगर पूरे के पूरे सेक्शन का आपको बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और यही बेंडिंग मोमेंट y का मान अगर 0 कर दे तो घटने लगेगा, y का मान बढ़ा दे तो बढ़ने लगेगा। तो y का जो वैल्यू होगा 0 से y तक जाएगी, और बेंडिंग मोमेंट का मान 0 से m तक जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ dm 0 से m तक। फिर इंटीग्रेशन, इसमें ई बटा आर क्या है, कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर बटा डी। देखो वाई स्क्वायर और डी ए के इंटीग्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। आई बराबर याद करना, चूंकि आई बराबर वाई स्क्वायर इंटू डी ए होता है। परपेंडिकुलर एक्सिस से पर क्या थे, तो इतना के जगह पर पूरे के पूरे इंटीग्रेशन के जगह पर आई लिख सकते हैं और इसके जगह पर एम लिख दे। एम इक्वल टू ई बटा आर गुने आई। कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। अब हम लिख सकते हैं एम, इधर से आई को नीचे लाएंगे, इक्वल टू ई बटा इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम पाते हैं एम बटा आई इक्वल टू, पिछले में क्या था, सिग्मा बी बटा वाई इक्वल टू ई बटा आर। यही कौन सा फॉर्मूला है, बेंडिंग फॉर्मूला। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, 100% चांस है इसको एग्जाम में पूछे जाने के, इसलिए आप इसको एक बार याद करके रखिएगा, 1-2 बार रूम पर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।